हेलो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी का भूगोल का टॉपिक है, संसाधन एवं विकास। हम यहाँ देख रहे हैं ये चैप्टर 1 का है, संसाधन और विकास। ठीक है, तो हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन क्या है और यह किस प्रकार हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, वे सारे चीज़ को कहते हैं जो हमारे उपयोग में आते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं चैप्टर के माध्यम से। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? तो ऐसी वस्तुओं की एक सूची आप तैयार कीजिए और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे सारे चीज़ें संसाधन कहलाते हैं। तो हम यहाँ संसाधन के विषय में ये जान गए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात उसका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम उसका उपयोग करके लाभ उठाते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी उसका तकनीकी हमें ज्ञान है और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से भी वह मान्य है, वे सारी चीज़ें संसाधन कहलाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। मतलब क्या ये जितने भी संसाधन है वह प्रकृति की देन है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, अर्थात मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थात मानव भी एक संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ संसाधनों का वर्गीकरण हम उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बांटा गया है। और चौथा, विकास के स्तर के आधार पर
संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में वर्गीकृत किया गया है। इसका हम यहाँ पर संक्षेप में देख सकते हैं। एक चित्र बनाया गया है, उसमें ये दिखाया गया है कि भौतिक, पर्यावरण, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये सब मिल करके ही मानव बनाता है। यानी ये मानव जो है प्रौद्योगिकी मतलब भौतिक पर्यावरण से या प्रकृति से कच्चे पदार्थों को लेता है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और इन टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए संस्थाएं भी उपलब्ध हैं। तो इनकी तीन चीज़ों की मदद से मानव संसाधनों का उपयोग करता है, उसे उपयोगी बनाता है। तो चित्र यहाँ 1.1 में यही बताया है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध होता है। चलिए हम यहाँ पर संक्षेप में संसाधनों का वर्गीकरण को एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो समझाया गया है उसे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये कह रहा है ये संसाधन है और संसाधन को दो वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें उपलब्ध होता है और मानवीय संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसको भी प्राकृतिक संसाधन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, हम यहाँ देख रहे हैं फ्लो चार्ट में। नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। मानवीय संसाधन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणात्मकता। अब नवीकरणीय संसाधन का भी दो वर्ग किया गया है, एक सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल आदि, और दूसरा जैव साधन प्राकृतिक वनस्पति यानी वन से लिया गया है, और दूसरा वन्य जीव। दूसरी तरफ जो अनवीकरणीय संसाधन है वह पुनः चक्रीय जैसे धातु, जिसको हम दोबारा से फिर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन वगैरह। तो यहाँ पर संक्षेप में फ्लो चार्ट के माध्यम से चित्र 1.2 में संसाधनों का वर्गीकरण को दिखाने का प्रयास किया गया है। संसाधनों के प्रकार, तो जैसा आप फ्लो चार्ट में हम दिखाए तो उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, यानी इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। दूसरा जो प्रकार है वह है अजैव संसाधन। नाम से ही पता चलता है कि जिसमें
जीवन व्याप्त नहीं होता है जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर चट्टानें और धातुएं। अब देखते हैं हम समाप्यता के आधार पर, यानी संसाधन, कुछ संसाधन जो है वह खत्म हो जाते हैं और कुछ संसाधन वह जिंदगी भर चलते रहते हैं, कभी उसका खत्म नहीं होता है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन के रूप में बांटा गया है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, अब देखते हैं हम। यहाँ कह रहा है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन आदि। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है, जो चित्र 1.2 में हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय होते हैं, यानी फिर से उसे उपयोगी बनाया जा सकता है, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं। जैसा कि हम वहाँ पर फ्लो चार्ट में देखें, चक्रीय और अचक्रीय में बांटा गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जैसे मालिकाना हक के आधार पर संसाधनों को भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ संसाधन होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, यानी अपना पर्सनल हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, यानी उसका मालिक होते हैं, और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। तो शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं, यानी उस पर किसी खास व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। तो अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बनाइए। दूसरा जो प्रकार है वह है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, अर्थात वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सालिमात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। नाम से ही पता चलता है कि ऐसे संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को
कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में रहती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन वह राष्ट्र की का ही संपदा है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। यानी तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटों में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान कीजिए। उसके बाद है विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर जो पहला है वह है संभावी संसाधन। यानी यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। अब अगला है विकसित संसाधन। अर्थात वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग और गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। उसके बाद है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। भंडार में शामिल हैं उदाहरण के लिए जल, 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान का अभाव है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी संभव नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस
इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे संसाधनों की विकास।